बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक इज़ वाइटल साइंस। आज हम पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ वाइटल साइंस? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर आर द वाइटल साइंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइंस। ठीक है, जो टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन या ब्लड प्रेशर जो होते हैं इन्हें हम वाइटल साइंस कहते हैं और इन्हें हम दूसरी ज़ुबान में कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाइटल साइंस किस तरह इफेक्ट करते हैं, ये हम किस तरह लेते हैं। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट द बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन विद करंट कंडीशन और स्टेट ऑफ हेल्थ। ये जो बॉडी के जो इन पर्सन है उसके जो फिजिकल जो स्टेटस होता है ना बॉडी का, उससे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसा टेम्परेचर है वो फिजिकल है तो ठीक है, वो टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। पल्स है वो भी हम फिजिकली देते हैं। देन रेस्पिरेशन है वो भी फिजिकल होगा और ब्लड प्रेशर है वो भी हम फिजिकल ही लेंगे। ठीक है, जो फिजिकल स्टेटस होता है ना बॉडी का, उसके बारे में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वाइटल साइंस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइंस असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनस कंडीशन। द मोर क्रिटिकल द पेशेंट्स कंडीशन इज मोर ऑफन दीज साइंस आर नीड टू बी टेकन एंड इवेल्युएटेड। कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा वाइटल साइंस की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो पेशेंट की कंडीशन है वो होगी। ठीक है, जो वाइटल साइंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पर्सन की कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितना क्रिटिकल पेशेंट होगा उतने ही उसके जो वाइटल साइंस है वो भी क्रिटिकल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है तो इट्स मीन्स उसका जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड देन उसका जो इंटरनल स्टेटस है वो मतलब क्रिटिकल होगा। देखिए, अगर टेम्परेचर हाई है तो दैट्स मीन उससे फीवर है, ये भी वाइटल साइंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वाइटल साइंस को हम असेस किस तरह कर सकते हैं। हाउ टू असेस वाइटल साइंस। ठीक है, हम पेशेंट्स के एडमिशन में उसे असेस करेंगे। जब पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में तब हम उसे असेस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू दौरान करेंगे। ठीक है, और कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले या बाद में हम उसे वाइटल साइंस हमें देखने पड़ते हैं ताकि हम आगे से जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा हम उसे स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जब वो रिकवरी के दौरान हम उसे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ठीक है, जब भी हमें उसके मेडिकेशंस करनी है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उस दौरान हम उसके कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शंस का देखना पड़ता है ताकि हम उस हिसाब से उसका वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, इन एनी एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, किसी भी मेडिकल कंडीशन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ बॉडी टेम्परेचर? बेसिकली बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर वो हमारे जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस्ड होते हैं या जो हम हीट लॉस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। कह रहे हैं कि थर्म का मतलब होता है हीट एंड जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। और थर्मोलाइसिस क्या है हमारे पास? हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। थर्म का मतलब हीट एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, जो ब्रेक डाउन मतलब लॉस होना है, किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, जब हम कोई भी अपनी हीट है बॉडी से वो जब इन्वायरमेंट में लॉस करेंगे हम उसे कहेंगे थर्मोलाइसिस। बेसिकली बॉडी टेम्परेचर की दो टाइप्स है, कौन कौन सी है? थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी और थर्मोलाइसिस द हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट ये देखें, ये हीट गेन हम किस तरह कर रहे हैं? मस्कुलर बीएमआर के थ्रू, मस्कुलर एक्टिविटी के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, डाइटरी इंड्यूस थर्मोजेनेसिस के थ्रू, पोस्टल चेंजेस जो होते हैं हमारे फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसके थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हीट गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई ऐसा कोई भारी भरकम काम करते हैं तो यहाँ कोई जिस तरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसमें हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, वो हमारे मतलब मसल्स एंड हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी तेज़ी से एक्सरसाइज के दौरान ना तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम हीट गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, और अब कहने कि हम हीट लॉस्ट किस तरह करते हैं? हम रेडिएशंस के थ्रू करते हैं, कंडक्शन के थ्रू करते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू और वेपरेशन के थ्रू हम जो है ना वो हीट लॉस करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसा हमें पसीना वगैरह आता है उस दौरान जब हम पसीना आता है हमारी बॉडी हो जाती है ठंडी। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो जो होती है कि वो हीट लॉस हो रही होती है इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे अडल्ट में जो नॉर्मल रेंज है बॉडी टेम्परेचर की वो क्या है। ठीक है, और या टिम्पेनिक में जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो उसमें 98.6 होता है। रेक्टल में कितना होता है सेंटीग्रेड की अगर बात की जाए तो 37.6 और अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 99.6। एक्सिलरी में हमारे पास 36.4 होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 97.6। मतलब हम सेल्सियस में भी लेते हैं और फ़ारेनहाइट में भी हम टेम्परेचर में ये करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का जो फार्मूला वो है F=9/5C+32। ठीक है, सेल्सियस का वो जो टेम्परेचर वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और +32 इन सबको हम मैथमेटिकली सॉल्व करके तो वो टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे ये देखें ना, इधर लिखा हुआ है, अब हमने करना है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि F=9/5C+32। अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ पे जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 9C+32 बच जाएगा और इधर से फिर 9 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम इसे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हम उसे सेल्सियस को रहने देंगे, फिर हमारा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हो जाएगा। देखिए जैसे साथ ये दिया हुआ इन्होंने, C=5/9 ब्रैकेट F-32। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह टेम्परेचर का मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन कितने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजर कर सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है ग्लास थर्मामीटर जो आम यूज़ होता है। ठीक है, मटकी ग्लास थर्मामीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग ऑरल रेक्टल एक्सिलरी टेम्परेचर्स। जो ग्लास थर्मामीटर है ना वो ऑरल रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसे इसके थ्रू अगर टेम्परेचर जब हमने मेजर करना है तो हमें 2 to 8 मिनट्स लगेंगे एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है, जो आम थर्मामीटर जिस तरह डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं या आम हम घर में यूज़ करते हैं, ये वो थर्मामीटर है। ठीक है, इसमें एक मरकरी जैसा एक पारा होता है। ठीक है, वो जब अगर टेम्परेचर हाई है तो वो जो मरकरी है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर टेम्परेचर लो है तो वो देन नीचे जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी है ना वो अपनी ही जगह पे रहेगा। ठीक है, ये देखिए जिस तरह इसका बताया है कि ये मरकरी है जो ग्रे शेड में। ठीक है, फिर ये जो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे हम नैरो ट्यूब या वैक्यूम कहेंगे जिसके अंदर मरकरी होता है। ठीक है, बाहर जो है ये लाइनिंग जो हुई है छोटी और बड़ी, ये स्केल बताया हुआ है, इसके ऊपर मुख्तलिफ रीडिंग्स लिखी होती है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या थिन ग्लास है, मतलब ये देखो ना, ये इसकी एक नोक से बनी हुई है, मतलब यहाँ से ये पतला है और आगे से जाके ये मोटा है। तो ठीक है, ये थिक ग्लास है और ये ग्लास डैम है। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर ओरल एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर। ये भी ओरल एक्सिलरी और रेक्टल टेम्परेचर से मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये इसे इसके थ्रू टेम्परेचर मेजर करने में हमें 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ग्लास थर्मामीटर उसे मेजर करने में हमें लगते हैं 2 to 8 मिनट्स। ठीक है, ये 2 minutes to 30 seconds, मतलब ये उससे थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, हम इसमें 2 minutes to 30 seconds रखेंगे एक्यूरेट रीडिंग के लिए। देखें जिस तरह ये बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर, ये ऊपर इन्होंने ये है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें हमें कोई मरकरी वगैरह को नहीं देखना पड़ता, कुछ नहीं, ये खुद ही एक्यूरेट रीडिंग बता देगा आपको 2 minutes and 30 seconds में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। डिस्पोजेबल नाम से ही जाहिर है कि ऐसा थर्मामीटर जिसे हम बाद में डिस्पोजेबल कर दें। ठीक है, इट इज़ अ केमिकल थर्मामीटर, कलर ऑफ द केमिकल यूनिट चेंजेस टू स्पेसिफिक टेम्परेचर, इट टेक्स अबाउट 60 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग। कह रहे हैं कि ये जो होता है ये केमिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, जिस तरह का हमारा टेम्परेचर हाई है तो वो जो कलर्स है ना, जहाँ पे रेटिंग लिखी है वहाँ से वो जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर कलर चेंज हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि फ़लाँ बंदे को इतना टेम्परेचर या फ़लाँ बंदे का इतना उसे इतना फेवर है। ठीक है, और इसे इसकी एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हमें 60 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिम्पैनिक टेम्परेचर थर्मोमीटर। ठीक है, टिम्पैनिक होता है ईयर टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, और ये हम किस तरह इसके थ्रू इस थर्मामीटर के थ्रू हम किस तरह हम ये कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर एंड टिम्पैनिक टेम्परेचर। ठीक है, ये नाम से ज़ाहिर है जो टिम्पैनिक का एयर टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है और इसमें हमें लिखते हैं 2 to 3 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, इसमें हमें 2 to 3 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग का हमें लगेंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम में ये हमें एक्यूरेट रीडिंग दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीवर। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को थकावट हो गई और उससे फ़ीवर, वो फ़ीवर नहीं होता, वो वैसा हमारी जो बॉडी है वो मतलब गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, तो वो फ़ीवर नहीं होता। फ़ीवर जो होता है वो किसी भी एलर्जिक रिएक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर अबव देन द नॉर्मल इज कॉल्ड एज अ फीवर और हाइपरथर्मिया। ठीक है, जो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर देखिए 37 है, उससे जब ज़्यादा हो जाएगा ना बॉडी टेम्परेचर तो उसे हम कह देते हैं फीवर। और फीवर को दूसरा नाम है हाइपरथर्मिया। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और थर्मिया मतलब है हीट, हीट का ज़्यादा हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे फीवर। द पर्सन हैविंग फीवर इज इंडिकेटेड एज फीवरिन। कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन जिसे बुखार हो, जिसे फीवर हो, उसे हम उस पर्सन का नाम हो जाएगा फीवरिन, मतलब उसे ये फ्ला प्रॉब्लम है। जिस तरह हम
कैंसर है जिसे हम उसे कहेंगे कैंसर पेशेंट्स। सेम एज इट है जिसे फीवर है उसे हम कह देंगे फिब्रिल। फीवर्स कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। कह रहे हैं कि फ़ीवर को हम मुख्तलिफ कैटेगराइज कर मुख्तलिफ वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेज में हम उसे मेजर कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसकी टाइप्स होती हैं। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लो ग्रेड फीवर, अबव 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम क्या कहते हैं लो ग्रेड फीवर, मतलब ये कम बुखार को कहते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर 37 से ज़्यादा हो, 38 से कम हो तो उसे हम कह देते हैं लो ग्रेड फीवर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर क्या होता है कि 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा फीवर होता है हम उसे कह देते हैं हाई ग्रेड फीवर। हाइपररेक्सिया क्या है, हायर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपर मतलब ज़्यादा, रेक्सिया मतलब हीट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने टेम्परेचर को हम कह देंगे हाइपररेक्सिया। क्या है, इसकी मुख्तलिफ फीवर के मुख्तलिफ किस्म थे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लो ग्रेड फीवर, नेक्स्ट है हाई ग्रेड फीवर और उसके बाद है हाइपररेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरमिटेंट फीवर। ऐसा फीवर मतलब जो मुख्तलिफ टाइम के लिहाज से चेंज होता रहे। जिस तरह देखिए इंटरमिटेंट फीवर है अल्टरनेट फेवरल एपिसोड्स विद पीरियड्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब फीवर जो है ना वो चेंज होता जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। और इमिटेंट फीवर क्या है, कॉन्टिन्यूस फीवर बट वेरिएशन थ्रूआउट अ डे। इमिटेंट फीवर में ये होता है कि फीवर तो मतलब कॉन्टिन्यूस रहता है बट उसे मतलब डेज में ना वेरिएट करता रहता है, वेरी करता रहता है। किस तरह देखिए आज जिस तरह फर्स्ट डे है तो कम फीवर ज़्यादा फीवर है, फिर देन सेकंड डे है तो कम हो गया, फिर थर्ड डे फिर ज़्यादा होगा, मतलब डेज के अकॉर्डिंग वो वेरी करता जाएगा। नेक्स्ट है कि हम बॉडी टेम्परेचर को किस तरह मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओरल मेथड होता है, नेक्स्ट होता है रेक्टल मेथड और थर्ड होता है एक्सिलरी मेथड। इन तीन के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ओरल मेथड में हम किस तरह करेंगे, पेशेंट कॉन्शियस होगा, अलर्ट पेशेंट्स का हम टेम्परेचर में ये करेंगे और कोऑपरेटिव पेशेंट्स का। ठीक है, और कंट्रा इंडिकेशंस में हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड ओरल इन्फेक्शन टिकिपनिया। ठीक है, इनका हम टेम्परेचर में ये करेंगे। एंड रेक्टल मेथड में जो इंडिकेट करता है, जो रेक्टल मेथड वो अनकॉन्शियस पेशेंट्स का होता है, माउथ ब्रीदर्स का होता है और चिल्ड्रन टेकिपनिक पेशेंट्स का होता है। ठीक है, और अगर कंट्रा इंडिकेशन के नुकसान देखें तो क्या होता है, हमारे फायर्स रेक्टल सर्जन रेक्टल फीचर्स हो जाते हैं। ठीक है, और एक्सिलरी मेथड जो होता है वो किस लिए होता है, वो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन या ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। अगर और उसके कंट्राइंडिकेशंस क्या है कि ये लीस्ट एक्यूरेट टाइम कंज्यूमिंग, और ये जो एक्सिलरी मेथड होता है ना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिस वजह से ये मतलब थोड़े से मतलब इनके नुकसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पल्स। अब जिस तरह पल्स से हमें पता चल रहा है कि हमारी ये जो नर्व सप्लाई है उसकी जो सप्लाई है उसे हम कहते हैं पल्स। अब पल्स क्या होता है, पल्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। बेसिकली जो पल्स है ना, जो हमारी हार्ट रेट है ना उसके मोमेंट जिस तरह हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं पल्स। ठीक है, पल्स प्रोवाइड्स फॉर वैल्यूएबल डाटा अबाउट पर्सन्स कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। ठीक है, जो पल्स है ना वो हमें पेशेंट्स के हार्ट से रिलेटेड जो भी होते हैं ना उसकी हार्ट रेट या उसका जो रिदम होता है या उसकी जो आवाज़ होती है, हार्ट बीट होती है, उसके बारे में बताता है। अगर पल्स कम है तो इससे हमें पता चलता है कि उसका जो हार्ट है ना वो कम बीट कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर वो नॉर्मल है तो इस मीन्स के उसका जो कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है वो भी नॉर्मल है। ठीक है, जो एक एक्यूरेट है वो पल्स क्या है, द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कंट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट का जब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना वो जब कंट्रैक्ट करता है ना तो जो ब्लड वो उस पर प्रेशर डालते हैं ना नर्व्स पे, उसे हम कहते हैं पल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइड्स ऑफ मॉनिटरिंग पल्स। हम पल्स को कहाँ कहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं पल्स, उसके 9 साइड्स हैं। ठीक है, देयर आर 9 साइड्स वेयर पल्स कैन बी कॉमनली टेकन। ठीक है, 9 साइड्स है पल्स की लेने की। कौन कौन से हमारे पास टेम्पोरल है। ठीक है, ये जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है, हेड की जो साइड है वो वाला हिस्सा वो है टेम्पोरल। फिर कैरोटिड जो ये गर्दन के पास होता है। ठीक है, उसे हम इधर गर्दन पे 2 फिंगर्स रख के, नेक पे 2 फिंगर्स रख के हम यहाँ से पल्स मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एपिकल, मतलब जस्ट के ऊपर। देखें जिस तरह ये इधर बताया हुआ डायग्राम में इन्होंने, ये जो दरमियान में हमारे पास स्टर्नम है, दैन ये रिब केज है,
ठीक है, उसमें हमें ये एपिकल पल्स बिफोर एज 4, मतलब जिनकी एज 4 से कम है वहाँ यहाँ से हम ले सकेंगे पल्स, जिनकी 4 to 6 है उनके हम यहाँ से लेंगे, एंड देन जिनकी पल्स मतलब जो बड़े हैं उनकी पल्स हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, कई दफ़ा हमने फील किया होगा कि हमें यहाँ हम जब हार्ट पे लेफ़्ट साइड पे जब रखते हैं हैंड तो हमें पल्स फील होती है। ठीक है, ब्रेकियर मतलब बाजू से ये जो हमारे पास नी के पास जो होता है हिस्सा, वहाँ से हम मतलब पल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियल, मतलब ये जो हमारी कलाई होती है इसके पास भी हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। फीमरल जो होता है हमारे शोल्डर के पास, फीमरल एक आर्टरी होती है जिसके थ्रू हम पल्स को फील कर सकते हैं। एक होता है पोप्लीटियल जो हमारे घुटनों के नीचे जो होता है ना, वहाँ पे भी पल्स मौजूद होती है, वहाँ पे आर्टरी मौजूद होती है जहाँ से हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को जिस तरह ये एक इसने किए हुए हैं, दोनों हाथों के साथ फोल्ड किया और नीचे से वो पल्स को फील कर, और पोस्टीरियर होता है जो हमारे पाँव की ये साइड होती है, साइड जो होता है ना उससे हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है डोर्सल पैडिस, डोर्सल पैडिस होता है पाँव के जो ऊपर वाली सतह होती है ना उसमें एक डोर्सल पैडिस आर्टरी होती है जिसके थ्रू हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये देखें जिस तरह ये बताया हुआ ना, एक पेशेंट है देखें फुल उन्होंने वो इंडिकेट किया हुआ है। देखें ये जो सर की जो साइड है उसमें हम टेम्पोरल साइड से पल्स को मॉनिटर करेंगे, दैन नीचे कैरोटिड है, एपिकल है, ब्रेकियल है, रेडियल है, फीमोरल है, पोप्लिटियल है, डोर्सल पेडिस है एंड पोस्टीरियर टिबियल है। ठीक है, ये पूरा आपको इंडिकेशंस बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ से पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे कि पल्स रेंज क्या होती है, हम पल्स की रेंज कितनी कितनी होती है। ठीक है, और आज के लिए इतने काफ़ी है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।